हेलो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। मिस कह सकते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोगों का टेस्ट सीरीज चलेगा कि आखिर आपने जो पढ़ा वो क्या आप जान रहे हैं, और बस आपको इतना ही प्रश्न सॉल्व करना है। अगर आप ये सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये समझिएगा कि आपका AC3 हिंदी जो है ना आपके मुट्ठी में आ चुका है। कहाँ पे? आपके मुट्ठी में आ चुका है। ठीक है, बस आपको ये टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए, इसका मतलब समझिएगा कि कंप्लीट हो गया आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बनाया है जिसके थ्रू से आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में ही लिख रहे हैं, है ना। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जो जो प्रश्न यहां पे बताए जाएंगे आपको बस देखना है कि वो प्रश्न मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर वीडियोस आप देखे होंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूं वो प्रश्न को और देखते हैं कि क्या आपसे वो प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन उसके पहले मैं बताता हूं कि अगर आप लोग AC3 हिंदी की तैयारी नहीं किए हैं तो इसकी पूरी तैयारी मैंने एक ही वीडियो में करवाई है, जो मात्र 2 से 2.5 घंटे का है। आप उसको देख करके पूरे AC3 हिंदी को खत्म कर सकते हो, है ना। तो चलिए, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका है ग्रुप ए में, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं प्रश्न आपको MCQ नहीं मिलेगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऑप्शन वाला नहीं मिलेगा। आपको 1 लाइनियर क्वेश्चन मिलेगा। मींस एक लाइन में आपको आंसर खुद से लिखना पड़ेगा, टिक करने वाला नहीं है, या तो सिर्फ उसका आंसर लिखने वाला नहीं है ना। एक लाइन में उसको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो प्रश्न यहां पे कह रहा है आपका कि विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? विशेषण किसे कहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा, क्या भैया इतना आसान आसान क्वेश्चन आप दे रहे हो, विशेषण तो ऐसे ही जानते हैं। तो विशेषण किसको कहते हैं बताइए। अगर आप लोग विशेषण के बारे में जानते हैं तो कमेंट में तुरंत लिख करके बताइए कि विशेषण किसको कहते हैं। वीडियो पॉज करें और तुरंत कमेंट में लिखें कि आखिर विशेषण क्या है। तभी मैं समझूंगा कि हाँ, आप तैयारी कर सके किए हो और आप बढ़िया नंबर से पास कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे या तो कहीं से भी अगर वीडियोस देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। तो चलिए, मुझे बताइए कि विशेषण किसको कहते हैं। मैं कुछ समय देता हूं आपको, 5 सेकेंड का समय देता हूं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर विशेषण किसको कहते हैं। देखिए, विशेषण यहां पे कहा गया है कि विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताना। विशेषण का मतलब विशेषता बताना। तो आखिर ये किसका विशेषता बताता है? तो वैसा शब्द जो नाउन का मीन्स संज्ञा और प्रोनाउन का सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या लिखना है? कि वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और बस इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है आपको, एक एग्जाम्पल आपको अवश्य देना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बोलेंगे कि सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता यहां पे क्या हो गई? नाउन हो गया, है ना। तो सीता का विशेषता बताया जा रहा है कि सीता जो है ना वो एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो सुंदर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तो आप उसकी परिभाषा को लिखिएगा और परिभाषा के साथ आप एग्जाम्पल अवश्य लिखिएगा, है ना। फिर देखिए, यहां पर कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक एक उदाहरण दें। उपसर्ग और प्रत्यय का आपको क्या करना है? एक एक उदाहरण देना है। तो चलिए, मुझे बताइए कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख के कमेंट करिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय का, और एक एक एग्जाम्पल लिख करके कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। तो चलिए, आपका समय अब समाप्त होता है। मैं आपको बताता हूं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। देखिए, मैंने जब आपको उपसर्ग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उपसर्ग का मतलब, उप का मतलब है ऊपर। मीन्स कोई भी शब्द में अगर उसके पहले कुछ जुड़ करके वो शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और कोई शब्द है और कोई शब्द के पीछे अगर कुछ जुड़ करके वो शब्द के अर्थ को चेंज करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, यहां पे एक एक उदाहरण देने के लिए भी कहा है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर उपसर्ग का, किसका, उपसर्ग का। तो दोस्तों उपसर्ग मैंने कहा था कि कोई शब्द के पहले, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है श्रेष्ठ, क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठ। तो इसके पहले अगर कुछ जुड़ता है, क्या जुड़ेगा, जैसे कि सर्व जुड़ गया, क्या जुड़ गया, सर्व, ठीक है। तो सर्व जब जुड़ गया तो ये सब मिलाकर के क्या बन गया, सर्वश्रेष्ठ, क्या बन गया, सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब क्या हो गया, तो सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, है ना। तो वही कहा कि कोई शब्द के आगे में कोई शब्द जुड़ करके, कोई लेटर जुड़ करके, कोई अक्षर जुड़ करके अगर वो शब्द को चेंज कर देता है उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। जबकि बात किया जाए अगर प्रत्यय का, किसका, प्रत्यय का, तो इसका अर्थ होता है कि शब्द के पीछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है गाय, क्या दिया हुआ है, गाय। अब गाय में अगर का जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, का, तो ये टोटल बन गया गायक, क्या बन गया, गायक, ठीक है। तो वही कह रहा है कि शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, शब्द के पीछे में क्या जुड़ रहा है, का, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ गया तो ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया, गायक बन गया। तो इसका अर्थ चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, और इस प्रकार से आपको उदाहरण देना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि प्रेम कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन क्या है कि प्रेम कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि प्रेम कौन सी संज्ञा है और क्यों ये जो है ना वो संज्ञा है। मैं फिर से आपको 5 सेकेंड का समय दे रहा हूं। तो देखिए मेरे दोस्तों आपका समय अब खत्म हुआ। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि प्रेम कौन सी संज्ञा है। तो अगर प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम जो है ना हमारा वो कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है, क्या है, भाववाचक, ठीक है। तो आखिर भाववाचक संज्ञा क्यों है, तो ये जो है ना प्रेम जो है ना, प्रेम को क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्या छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, है ना। ये मन की भावना होती है, क्या होती है, मन की भावना। तो मैंने आपको कहा था कि जिससे भावना का बोध हो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रेम यहां पे आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद यहां पे कह रहा है कि अव्यय के प्रकारों को लिखें, अव्यय के प्रकारों को लिखें। चलिए हमको बताइए कि आखिर अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर से मैं आपको समय दे रहा हूं 5 सेकेंड का, आप मुझे बताइए कि अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ, ठीक है। अब लोग देखिए बात करते हैं अगर अव्यय का, किसका, अव्यय का। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, या तो कह सकते हैं 4 प्रकार का। कितना, 4 प्रकार का। पहला आपका होता है जो क्रिया विशेषण, पहला क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक। दूसरा होता है, इसका मुख्य प्रकार मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। और चौथा जो होता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं। क्रिया विशेषण को एडवर्ब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है। फिर संबंध बोधक अव्यय को जो है ना हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। समुच्चय बोधक को हम लोग कंजक्शन कहते हैं, और विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में आप जानते होंगे ये सब सारी चीज को, ठीक है। तो अव्यय के प्रकारों को लिखता ना, एक और इसका प्रकार है, ठीक है, लेकिन वो मुख्य प्रकार नहीं है इसका, है ना। इसके मुख्य रूप से 4 ही प्रकार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कि वक्तृता कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न क्या है, वक्तृता कौशल जो है ना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था, बड़े ही आसान शब्दों में बताया था, जिसमें वक्तृता कौशल बताए थे उसमें बड़े ही आसान शब्दों में बताए थे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फिर से मैं आपको समय दे रहा हूं, मुझे बताइए कि आखिर वक्तृता कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों आपका समय फिर से समाप्त हुआ, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं वक्तृता कौशल का, किसका, वक्तृता कौशल का, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने विचारों को, अपने बातों को लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वक्तृता कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्तृता कौशल, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग वीडियोस को नहीं देखे होंगे ना तो जल्द से जाकर के लॉन्ग वीडियोस को देख ले, क्योंकि अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखोगे ना दोस्तों तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं, सारे के सारे प्रश्न आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वो 2 घंटे वाला वीडियो आप देख लो, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब हमारा आता है राजा साहब, क्या आता है, राजा साहब में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे भैया, तो इस प्रकार से रहेंगे। पहला प्रश्न है
कि संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो क्या आप लोग इसको जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको लिखना है वहां पे कमेंट बॉक्स में ग्रुप बी और क्वेश्चन नंबर 3 और लिखना है कि हाँ इसको जानते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लिख देना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो बताइए संज्ञा की अगर बात करते हैं तो संज्ञा किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था और आप भी कहोगे कि भैया ये सब तो आसान है, सब जन्म के खड़ा होता है बच्चा वो सब बना लेगा, है ना। संज्ञा किसको कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या तो भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई वस्तु का नाम आ जाए, कोई जगह का नाम आ जाए तो ये सीधा क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा। अब मैंने ये भी बताया है कि भैया संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितना? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, तीसरा समूहवाचक संज्ञा होता है, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और पांचवा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। ये बड़े आसान शब्दों में आपको बताए थे, है ना। और आप बस सुन के उसको याद कर लिए होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, वो सब आप सुने होंगे तो याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण भी दे दीजिएगा एक। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में बताइएगा, मतलब पूरा विस्तार से आपको बताना। 15 मार्क्स लेना भी तो है ना भाई, ठीक है, तो पूरा विस्तार से बताइएगा। उसके बाद कह रहा प्रश्न हमारा 4 में कि क्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब क्रिया का मतलब क्या? पहले बचपन में हम लोग क्रिया देते थे, माँ क्रिया, बाप क्रिया, अरे क्रिया खो तो वो क्रिया नहीं है ये भाई। ठीक है, क्रिया का मतलब क्या है? यहाँ पे भर्ब है। क्रिया का मतलब क्या है? भर्ब, मतलब काम करना। भर्ब का मतलब क्या है? काम करना। तो भर्ब किसको कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? तो इसको भी आप जानते होंगे बड़े आसान शब्द में, कि जिससे कोई कार्य होने या तो करने का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया के प्रकारों को भी आप जानते होंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, है ना। अब यहां पे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है आपको, देखिए यहां पे दिया हुआ प्रश्न, ठीक है, कि सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो ये दोनों मैंने बताया था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो सकर्मक क्रिया हो गया, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गया। तो ये मैंने बताया था, आप लोग देख लीजिएगा उसको एक बार। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रश्न है कि अव्यय शब्द क्या है, उसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्या है? अव्यय शब्द क्या है, उनके प्रकार का उदाहरण दीजिए। तो ये भी प्रश्न मैंने बड़े ही आसान शब्दों में बताया था, अव्यय किसको कहते हैं, है ना। और इसके प्रकार को भी मैंने बताया था कि क्रिया विशेषण इसके प्रकार है। अभी मैंने ऊपर में भी इसके बारे में बताया, अव्यय के प्रकारों के बारे में। तो अगर ये प्रश्न आप जानते होंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न नंबर 5 भी मैं जानता हूं। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, उसी से मुझे पता चलेगा कि हाँ आपका तैयारी कैसा है और आगे मुझे तैयारी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों है, कारक किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? कारक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बताइए कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये सारे प्रश्न मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करवाए हैं। अगर आप इसका तैयारी कर लिए होंगे, भरपूर तरीके से तैयारी कर लिए हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो आप ये टेस्ट अवश्य दें। आपको करना क्या है, कॉपी निकालना है और शुरुआत से एक एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और प्रयास करना है, देखना है कि कितना टाइमिंग में मैं ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि 2 घंटा का वहां पे आपको समय मिलेगा। कितना? मात्र 2 घंटे का समय मिलेगा। तो आपको देखना है कि कितने टाइमिंग में इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं, है ना। और आपको लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। मैं देखूंगा कि आप किस तरह से लिख रहे हो उसको। ठीक है, फिर मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आखिर किस तरह से वहां पे आपको लिखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संधि एवं समास के बीच अंतर। संधि और समास के बीच में क्या अंतर है? तो दोनों कॉमन है, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको घबराहट होगी, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट क्या कर लीजिएगा, आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, इसको पता होगा आपको। ठीक है, फिर लास्ट जो आपका प्रश्न उठेगा इस प्रकार से आएगा कि किन्हीं एक टॉपिक पर अनुच्छेद लिखें, मीन्स निबंध लिखें, छोटा अनुच्छेद लिखना है आपको, है ना। जैसे कि समय का महत्व, समय का महत्व क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर नारी शिक्षा का महत्व, ज्यादा नहीं, मात्र आपको 10 से 12 लाइन में लिखना है। कितना? 10 से 12 लाइन में। तो दोनों में से किसी एक पर जो है ना आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों
कि ये जो प्रश्न पेपर है उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। आपको लगा होगा कि नहीं, कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं आराम से बना सकता हूं। ठीक है, और करिएगा जरूर। और मुझे मतलब ये बना करके मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको जरूर भेजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।